पीरियड्स का पेनफुल होना एक नेचुरल फिनोमेना है। हॉर्मोन्स एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियो है और हॉर्मोन्स की दवाई देने से पहले हम भी 10 बार सोचते हैं मरीज को। डॉक्टर तो शुरुआत से ही पीसीओडी को एंडोक्राइन प्रॉब्लम ही मान रहे हैं। पीसीओएस, पीसीओडी, इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? पीसीओएस, पीसीओडी, पीएमओएस ये एक ही स्पेक्ट्रम के ना छोटे छोटे पार्ट है। क्या ओवरवेट महिलाओं को पीसीओएस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं या फिर एक मिथ है ये? किसी महिला को इर्रेगुलर पीरियड का मतलब पीसीओएस होना ही होना है या इसका कोई और कॉज भी हो सकता है? एंडोमेट्रियोसिस तो उस बला का नाम है जिसने औरत की जिंदगी खत्म कर दी। पीसीओएस एक बीमारी है जिसके अंदर ओवरीज के अंदर छोटे छोटे सिस्ट बन जाते हैं। इनफर्टिलिटी महिलाओं में बढ़ने का मेन रीजन क्या निकल के आ रहा है? फीमेल का फर्टिलिटी लाइफ स्पैन। बेस्ट उम्र क्या है लड़कियों की बच्चा पैदा करने की? सेफ अबॉर्शन इज द बेस्ट अबॉर्शन। क्या रीजन है कि आईवीएफ सेंटर इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं? वी आर मिसयूजिंग आईवीएफ आल्सो। वुमेन हेल्थ एक ऐसा सीरियस टॉपिक है जिस पर शायद मुझे लगता है कि उस तरीके से सीरियसली बात नहीं हो पाती है जिस तरीके से होनी चाहिए। पीसीओएस, पीसीओडी, अब एक नई टर्म आ गई है पीएमओएस। आखिर ये सब चीज़ें क्या होती है? आखिर क्यों कुछ लड़कियां बिना अवेयर के अपने पीरियड्स को पॉज करने के लिए पिल्स खा लेती है और कुछ लड़कियों की मौत भी हो जाती है? इसके पीछे का कंसर्न क्या है? इसके पीछे का रीजन क्या है? नई नई तरह की बीमारी आजकल महिलाओं में हो रही है जिसके बारे में शायद उनको भी जानकारी नहीं है और इस पर बात होनी चाहिए। और इन्हीं तमाम टॉपिक पर खास करके वुमेन हेल्थ पर बात करने के लिए आज हमारे साथ है डॉक्टर मेघा मित्तल जी, जो कि वुमेन हेल्थ एक्सपर्ट्स है, गायनोकोलॉजिस्ट है और जो फिलहाल कार्यरत है अपोलो स्पेक्ट्रा हॉस्पिटल्स करोल बाग में। तो चलिए स्वागत करते हैं डॉक्टर मेघा जी का अनहेल्दी पॉडकास्ट। बहुत बहुत स्वागत है मैम। हेलो अंकुर, हाय। आई एम गुड मैम, कैसे हैं आप? बढ़िया, आप बताओ। बढ़िया मैम। मैम, आज जिस तरीके से इंटरनेट को खोला जाता है आजकल, खास करके सोशल मीडिया पे आज बहुत सारी इस तरह की हम लोग रील्स वगैरह वायरल हो जाती है, यूट्यूब पे वीडियो हो जाती है। बहुत सारी महिलाओं में बहुत सारी चीज़ें अचानक से इस तरीके से चेंजिंग हो रहा है कि कुछ पता ही नहीं चलता कि उनको प्रॉब्लम्स क्या है। ठीक है, तो वुमेन हेल्थ पे इतना आज के समय में इतना कंसर्न क्यों नहीं है? क्या महिलाओं को, आपको क्या लगता है कि क्या महिलाओं को उतना अवेयरनेस है जितनी उनको होनी चाहिए अपने हेल्थ के प्रति? अंकुर, एक ना डिस्पैरिटी है। डिस्पैरिटी कहाँ है? अवेयरनेस एंड अवेलेबिलिटी ऑफ सोर्सेज की। ओके। महिला अवेयर होना चाहती हैं बट उनके सोर्सेज क्या हैं, उनसे उनकी अवेयरनेस सही है या गलत वो डिपेंड कर जाती है। ओके। अगर महिला अपने आप को एक स्पेशलिस्ट के पास ना जाके एक क्वैक के पास जाए या फिर अपनी प्रॉब्लम्स का इलाज गूगल पे चाहना चाहे जी, तो उसका अवेयरनेस हमेशा हमेशा आउटकम खराब ही होगा। अच्छा। तो इसीलिए मेरा तो हर महिला से पहला अनुरोध यही है जी, कि एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाएं, अपने सारे डाउट्स लिख के जाएं और एक एक डाउट बैठ के ढंग से पूछें। ओके। आपको क्या लगता है, आप डेली जो है बहुत सारी महिलाओं को जो है डायग्नोस करती है, उनका अपॉइंटमेंट करती है, तो आपको क्या लगता है आज फिलहाल जो 2026 में ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स महिलाओं में हो रही है जो साइलेंटली बढ़ रही है लेकिन उनको पता नहीं है? पहला तो है पीसीओएस, जो कि आजकल हम पीएमओएस के नाम से जानने लग गए हैं। जी जी। अब हमने उसको ओवेरियन सिस्ट से जानना बंद कर दिया है। हमने उसको एक मेटाबॉलिक एंडोक्राइन प्रॉब्लम मान लिया है। मतलब वो सिर्फ ओवरी की प्रॉब्लम नहीं रह गई है, वो आपके लिवर की, आपके किडनी की, आपके पैंक्रियास की भी प्रॉब्लम है। आपके ओबेसिटी की भी प्रॉब्लम वही है। दूसरी है पेनफुल पीरियड्स। पहले बोला जाता था दर्द तो होगा ही, सहो। बट क्यों आजकल के दौर में जहाँ औरतें इतनी एम्बिशियस हैं, उनको अपने साल के हर दिन पे काम करना है और दिन के हर मिनट पे काम करना है, तो अपने पीरियड्स के दिन पे वो घर बैठना कोई भी पसंद नहीं करता। तो पेनफुल पीरियड्स इस बला का नाम है कि औरतों को अपने काम से छुट्टी लेनी पड़ती है, लड़कियों को अपने स्कूल से छुट्टी लेनी पड़ती है, अपनी हॉबीज का गला घोटना पड़ता है और अपनी रूटीन को एकदम हॉल्ट पे करना पड़ता है। सोचिए, दिन के महीने के कम से कम 3 से 4 से 5 दिन आप सिर्फ बेड पे हैं और कुछ नहीं। तो पेनफुल पीरियड्स के रीजन बहुत होते हैं, जैसे फाइब्रॉइड्स, एडिनोमायोसिस, एंडोमेट्रियोसिस,
पहले ज़माने में ये डायग्नोसिस होता ही नहीं था क्योंकि सहने को ही बोल दिया जाता था। आज के ज़माने में जहाँ महिलाएं इतनी सतर्क हो गई हैं तो हमारा डायग्नोसिस भी इनके रिगार्डिंग बढ़ गया। ओके, क्या हर लड़की को पीरियड्स के दौरान पेन होना ज़रूरी है या नहीं? देखिए, पीरियड्स का पेनफुल होना एक नेचुरल फिनोमिनन है। स्लाइट अमाउंट ऑफ हर्ट नेचुरल है, थोड़ा स्पाज्म, थोड़ा डिस्कम्फर्ट पूरा दिन में नॉर्मल है। लेकिन जहां आपको आपके पीरियड्स की वजह से आपको अपने दिन का रूटीन चेंज करना पड़े ना, वो एबनॉर्मल है। ओके, अगर आपको अपने पीरियड्स की वजह से अपनी जिंदगी हॉल्ट पे करनी पड़े, वो एबनॉर्मल है। अगर आपके पीरियड का पैटर्न, ब्लीडिंग, फ्लो, दिन चेंज हुए हैं तो ये एबनॉर्मल है। ओके, यू नीड मेडिकल हेल्प। ओके, क्या करना चाहिए ऐसी महिलाओं को? मान लीजिए कि एक ज़रूरत से ज़्यादा पेन या डिस्कम्फर्ट महिलाओं को हो रहा है, क्या कुछ ऐसे भी टिप्स है एज ए गायनोकोलॉजिस्ट आप बताना चाहेंगे कि घर पर वो इन सब से थोड़ा सा अगर उनको आराम चाहिए तो वो क्या कर सकती है? देखिए, नेचुरल टिप्स तो यही हैं, लूज कपड़े पहनिए, ब्रीजी अंडरगारमेंट्स पहनिए, अपने आप को वेल हाइड्रेटेड रखिए, डाइट प्रॉपर लीजिए। यू कैन टेक 1 or 2 पेन किलर्स, बट अगर इन सब चीज़ों से आपका पेन रिलीफ नहीं हो रहा है तो यू नीड अ कंसल्टेशन, यू नीड टू नो द राइट डायग्नोसिस, ओके, बिकॉज राइट डायग्नोसिस विल accompany द एक्यूरेट ट्रीटमेंट। आपने जब बोला ना एम्बिशियस महिलाएं बहुत ज़्यादा आजकल की, जो वो लड़कियां काम करना है, हर मिनट काम करना है, लेकिन उसी काम को करने के लिए वो कुछ ऐसे कदम भी उठा लेती है जो शायद जानलेवा हो सकते हैं। बहुत सारी हम न्यूज़ वगैरह पढ़ते हैं कि आई थिंक अपने भाई की शादी थी, शादी के दौरान मतलब शादी में शामिल हो सके उस दौरान पीरियड्स भी थे, तो पीरियड्स को पॉज करने के लिए या उसको डिले करने के लिए पिल्स खा ली और डेथ हो गई। ऐसी पिल्स क्या होती है, कैसे मिलती है, कैसे ऐसा होता है मैकेनिज्म बॉडी में कि डेथ तक हो जाती है? देखिए, जहाँ एक दवाई का इफेक्ट होता है, गुड इफेक्ट, वहाँ हर दवाई का एक साइड इफेक्ट भी होता है। राइट। अब प्रॉब्लम ये रह गई है कि डॉक्टर एक बार जब वो दवाई लिख देता है तो मरीज को ये लगता है कि हर बार जब ये प्रॉब्लम होगी तो हम ये दवाई ले सकते हैं, बट मरीज को उसका इफेक्ट और साइड इफेक्ट तो नहीं पता। सही है। तो जब मरीज को ये पता चल जाता है ना, इस बीमारी में या इस प्रॉब्लम में या इस सिचुएशन में मुझे ये दवाई लेनी है, तो वो अनचार्टेड दवाई लेता है। अगर उसको हर दूसरे महीने पीरियड डिले करना होगा और वो हर दूसरे महीने हार्मोन्स की दवाइयाँ लेंगी तो इसका साइड इफेक्ट भी होगा। हार्मोन्स एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियो है और हार्मोन्स की दवाई देने से पहले हम भी 10 बार सोचते हैं मरीज को। अच्छा। क्योंकि उसकी वजह से होता है एक प्रॉब्लम जिसे बोलते हैं हम थ्रोम्बोसिस, मतलब खून जम जाता है जी। अगर खून जम जाएगा, क्लॉट हो जाएगा इंटरनल वेसल्स में, वो छोटे छोटे क्लॉट कहीं भी जा सकते हैं, जैसे ब्रेन में जा सकते हैं, लंग्स में जा सकते हैं, और उससे वाइटल ऑर्गन्स अफेक्ट हो सकते हैं एंड डेथ इज आल्सो रिपोर्टेड। ओके। सो यूजिंग अनचार्टेड मेडिकेशंस इज नॉट एडवाइजेबल। हम पेशेंट्स को हमेशा बोलते हैं हार्मोन्स देना बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए हम देते हैं उन्हें, और उनको बहुत ही क्लोज ऑब्जर्वेशन में रखते हैं, ब्लड टेस्ट रूटीनली कराते हैं, ओनली देन वी गिव हार्मोन्स। ओके। आजकल क्या भी होता है ना मैम, जिस तरीके से मान लीजिए मुझे कुछ हुआ, मैं वूमन और मुझे कुछ हुआ तो मैं, हमारे पास एक ही डॉक्टर है, फ़ोन उठाते हैं, हम उस पर देखते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसी वीडियोज आ जाती है कि ये आप ऐसा का आपको हो रहा है तो आप ये चीज़ यूट्यूब पे जाके ये सब कीजिए, और एडवाइस उसको मान लेती है और वो कर लेती है। कितना ज़रूरी है, क्या इस तरह की चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? हमें ध्यान देना है कि जो स्क्रीन या जो लिटरेचर या जो सोर्स हम देख रहे हैं वो कितना ऑथेंटिक है। सामने वाला बंदा जो आपको बता रहा है रील्स के थ्रू डांस करते हुए, क्या वो इवन क्वालिफाइड है? हमारी 17 साल की पढ़ाई 2 साल की कोई कोर्स या 2 साल का किसी का एक्सपीरियंस मैच नहीं कर सकता। ओके। आजकल जमाना हो गया रीलों का। हाँ बिल्कुल। 4 रील देके मरीज सोचता है मैं अपनी 5वीं प्रॉब्लम डिस्कस करके ठीक कर लूंगा। उनको लगता है कि ये बंदे को भी ठीक हो गया था, ये बंदे को भी इस दवाई से ठीक, मैं ठीक कर लूँ। बट एक दवाई के पीछे हम उस दवाई के बारे में कम से कम 100 बार पढ़ाई करते हैं। हम 100 बार उसका नेगेटिव पॉजिटिव, ऊपर नीचे दाएं बाएं सब देखते हैं। लेकिन आजकल के ज़माने में, इतने हाई एडवांस ज़माने में, इतने फास्ट पेसिंग ज़माने में ना, लोगों के पास डॉक्टर विजिट का टाइम नहीं है।
वो 4 रील देख के ही अपने आप को ट्रीट करना चाह रहे हैं। ओके। आजकल जैसे भी अभी आपने बात किया पहले कि पीसीओएस या पीसीओडी, ठीक है, सबसे पहले तो ये पीसीओएस पीसीओडी इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? क्या दोनों एक ही चीज़ का नाम है या फिर इनको अलग अलग अगर है तो अलग अलग क्यों बोला जाता है? सेकंड चीज़, अभी जो चेंज हुआ है नाम, आपने जो अभी शुरुआत में बोला भी था, मैं और अच्छे से उसको समझना चाहता हूँ कि पीसीओएस को पीएमओएस अब बोल दिया, ठीक है, क्यों करना पड़ा पीएमओएस? और क्या ऐसी चीज़ें या ऐसी गलतियाँ हो रही थी, क्या नुकसान उससे हो रहा था कि ये नाम चेंज करने की ज़रूरत पड़ी? देखो, पीसीओएस, पीसीओडी, पीएमओएस ये एक ही स्पेक्ट्रम के ना छोटे छोटे पार्ट है। ठीक है। पीसीओएस और पीसीओडी इसलिए बोलना पड़ा कि पहले आया पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। ओके। तो हम जब पेशेंट को बोलते थे कि आपको पीसीओडी है जी। तो हमें दिखाता था अल्ट्रासाउंड, मैडम इसमें सिस्ट तो है नहीं, आप मुझे पीसीओडी कैसे बोल सकते हो? ओवरी में सिस्ट तो है नहीं। तो नॉमेनक्लेचर को हमें थोड़ा डिफाइन करना पड़ा। हमें उसको पीसीओएस बोलना पड़ा कि डिजीज नहीं है बट सिंड्रोम है। मतलब आपको फेशियल हेयर्स हैं, वेट गेन है, पीरियड्स इरेगुलर है, तो इवन इफ आपकी ओवरी में सिस्ट नहीं है तो वो पीसीओएस है। अब आया आगे हमने बताया कि भाई फैटी लीवर भी आपको पीसीओएस से हो रहा है, या फिर आपका जो लिपिड प्रोफाइल है डिरेंजमेंट आपको पीसीओएस से हो रहा है, ठीक है, आपका वेट गेन पीसीओएस से हो रहा है। तो कह रहे थे कि आपने तो बोला था पीसीओएस तो सिर्फ ओवरी तक सीमित है, ये मेरे लिवर को, पैंक्रियास को कैसे अफेक्ट कर रहा है? तो हमें उसको नाम चेंज करके पीएमओएस करना पड़ा। बट डॉक्टर तो शुरुआत से ही पीसीओडी को एंडोक्राइन प्रॉब्लम ही मान रहे हैं। हम जब पेशेंट को टेस्ट कराते हैं, हम फुल बॉडी हेल्थ चेकअप कराते हैं पीसीओडी में। आई गेट विटामिन डी लेवल्स आल्सो चेक्ड, आई गेट विटामिन B12 लेवल्स आल्सो चेक्ड, मैं लिपिड प्रोफाइल भी कराती हूँ, मैं HbA1c भी कराती हूँ, फास्टिंग इंसुलिन भी कराती हूँ, टेस्टोस्टेरोन लेवल्स भी कराती हूँ, हार्मोनल प्रोफाइल भी कराती हूँ, थायराइड भी कराती हूँ। एक पूरा चेकअप करने के बाद आइडेंटिफाई करती हूँ कि लूप होल कहाँ पे है। ओके। एंड देन आई ट्रीट द कॉज, आई डोंट ट्रीट द डिजीज। एक बात और बताइए मैम, अक्सर क्या कहते हैं ना कि जो वुमेन्स थोड़ी ओबीज होती है, फैटी होती है, तो अक्सर ये एक दिमाग में आ जाता है कि इनको थायराइड होगा, इनको पीसीओएस हो सकता है। तो क्या ओवरवेट महिलाओं को पीसीओएस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं या फिर एक मिथ है ये? देखिए, मिथ नहीं है, डेफिनेटली ज़्यादा होते हैं, बट सिर्फ क्या उन्हीं को होते हैं ये भी एक मिथ है। अच्छा। एक बहुत पतली दुबली लड़की को भी पीसीओएस या पीएमओएस या पीसीओडी हो सकता है। ओके। क्योंकि पीसीओएस पीसीओडी सिर्फ मोटापे से सीमित नहीं है, बॉडी की इन्फ्लेमेशन, गट हेल्थ, ओवरीज की सिचुएशन सबसे एसोसिएटेड है। स्ट्रेस, आजकल के ज़माने में स्ट्रेस। ये भी मेरा एक वो था, एक सवाल अभी होने वाला था खास करके कि इंडिया की महिलाएं, मुझे लगता है खास करके स्ट्रेस में सबसे ज़्यादा अगर रहती है तो वो हमारी भारतीय महिलाएं हैं। क्योंकि घर का, परिवार का, बच्चों का है ना, वो सब अपना काम भी देखना है, अपना घर भी देखना है, बहुत सारा एक ओवरबर्डन हो जाता है। सिर्फ स्ट्रेस, अगर महिला स्वस्थ है, हेल्दी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है फिजिकली रूप से, अचानक से उनकी शादी हुई और शादी होने के बाद में बहुत सारे काम, बहुत सारी जिम्मेदारी आ गई, तो स्ट्रेस थोड़ा बढ़ा, तो क्या केवल स्ट्रेस से पीसीओएस पीसीओडी हो सकता है? यस, एंड यू नो मैक्सिमम पेशेंट्स जो मेरे क्लिनिक में आते हैं ना, वो जस्ट 2 to 3 months हो जाते हैं शादी के, मैम पीरियड्स इरेगुलर हो गए, पहले तो मुझे कभी ऐसा नहीं था। एक्चुअली इशू क्या है कि जब आप एक हाउस होल्ड में शादी करके जाते हो, वहाँ का रहन सहन, खान पान सब डिफरेंट है, प्लस यू आर नॉट एक्वेंटेड टू दैट फैमिली। आप एडजस्टमेंट करने में या अपनी बात रखने में या अपने खाने की प्रेफरेंस बताने में हिचकते हो। जी जी। तो ये सब चीज़ें होना नेचुरल है। तो मेरा तो हमेशा रहता है, मैं हस्बैंड को भी बुलाती हूँ, मदर इन लॉ को भी बुलाती हूँ, काउंसलिंग करती हूँ, क्योंकि उन लोगों का पॉइंट ऑफ कंसर्न रहता है मैम फर्टिलिटी, बच्चा हो जाएगा नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो मैं उनको ये समझाती हूँ कि मैरिज इज ऑल अबाउट कंपेनियनशिप, नॉट अबाउट हैविंग अ चाइल्ड एज सून एज पॉसिबल। बिल्कुल सही बात है। तो जब आप एक महिला को घर में लाते हैं तो वी शुड रिस्पेक्ट आवर choices, their choices of food, preferences of food, because उसने एक, आजकल के महिलाओं का जीवन जो है, शादी जो है 35, 34, 33 एक आम बात हो गई है। उन्होंने 30 साल तक अपनी एक जिंदगी जी है, अब अचानक से अगर हम उनके रूटीन में जरा सा भी चेंज करेंगे, वो उनके हार्मोन्स पे इफेक्ट होगा ही होगा। ओके। तो what I need to say is they need to
give them space so that they can accommodate according to their own pace. मतलब हमें उनको थोड़ी स्पेस देनी पड़ेगी ताकि वो अपनी गति से अपने एनवायरनमेंट में ढल जाए. ओके, तो क्या जो इरेगुलर पीरियड होते हैं, किसी महिला को इरेगुलर पीरियड का मतलब PCOS होना ही होना है या उसका कोई और कॉज भी हो सकता है इरेगुलर पीरियड का? बहुत कॉज होते हैं, जैसे कि फाइब्रॉइड्स. फाइब्रॉइड्स की वजह से यूट्रस का साइज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है. क्या होता है ये फाइब्रॉइड्स? अगर आसान भाषा में. फाइब्रॉइड्स एक तरह से ना यूट्रस के अंदर मसल लेयर होती है. ठीक है. वो मसल लेयर ओवरग्रोथ कर जाती है. ठीक है. उसको हम फाइब्रॉइड्स कहते हैं. ओके. या लियोमायोमा साइंटिफिक टर्म में कहते हैं. ओके. तो जब वो बहुत ज़्यादा यूट्रस की ओवरग्रोथ हो जाती है तो उसकी वजह से पीरियड्स में जो ब्लड फ्लो होता है वो हाई हो जाता है. कभी पीरियड्स जल्दी आ जाते हैं, कभी पीरियड्स लेट आ जाते हैं, कभी 2 पीरियड्स के बीच में धब्बे लगने शुरू हो जाते हैं. मतलब कैसे 2 पीरियड के बीच में कैसे? थोड़ा थोड़ा स्पॉटिंग होना शुरू हो जाएगा. ओके, एक पीरियड खत्म हुआ और एक पीरियड अभी आने वाला है, उसके बीच में कभी स्पॉटिंग. अब आप सोचिए आप काम पे बैठे हैं और अचानक से स्पॉटिंग हो जाए. ओके. कितना डिफिकल्ट है मैनेज करना. बिल्कुल बिल्कुल. एंडोमेट्रियोसिस. एंडोमेट्रियोसिस तो उस बला का नाम है जिसने औरत की जिंदगी खत्म कर रखी है, क्योंकि इंडिया में इस चीज के ऊपर एक्सेप्टेंस है नहीं, लोगों को पता है नहीं, बस अपने दर्द को टॉलरेट करते जाना है. ऐसा क्यों है कि अभी तक इंडिया में इतनी सारी साइंटिफिक स्टडीज होती है, इतने इनोवेशन होते हैं, क्यों ऐसा है कि एंडोमेट्रोसिस के ऊपर वो फोकस नहीं है जो होना चाहिए? क्योंकि शक्तिशाली औरत उसको माना जाता है जो जिसकी सहन शक्ति ज़्यादा होती है. एक चीज़ भी बोली जाती है अक्सर कि मर्द और औरत में पता है क्या डिफरेंस होता है? मैंने कहा पता नहीं किसने बोला था, मुझे याद नहीं है. महिलाओं में पेशेंस ज़्यादा होता है, उसकी महत्वाकांक्षा कम होती है. मर्दों में पेशेंस कम होता है, उसकी महत्वाकांक्षा ज़्यादा होती है. ये ऐसा होता है, उल्टा होता है. क्या है ना, हमने औरत की सहन शक्ति को ग्लैमराइज कर दिया है जी, और उनको उस गिल्ट केज में डाल दिया कि अगर आप सहन शक्ति करोगी तो आप सुपर फैंटास्टिक लेडी हो. लेकिन अगर आपने टॉलरेट नहीं किया अपना पेन तो यू आर सबऑर्डिनेट. मतलब अपने पेन को ये बोलना कि मुझे पेन है ना, उसमें भी गिल्ट है. तो कैसे कोई डायग्नोसिस करेगा? वो औरत महिला आए तो कहीं क्लिनिक पे, उसे हम बताएं तो सही एक बला होती है जो तुम इतने सालों से सह रही हो. कोई ऐसा कोई किस्सा आपके पास एंडोमेट्रोसिस से कोई आया आपके पास, आपने ट्रीट किया हो, देखा हो? एक महिला थी मेरे क्लिनिक पे. एक्चुअली उन्होंने बहुत दिन तक, मेरी सुपर स्पेशलिटी ही एंडोमेट्रियोसिस एक्सिशन है. अच्छा, ओके. तो उन्होंने बहुत दिनों तक गूगल पे मेरा प्रोफाइल देखा, बार बार मेरी क्लिनिक पे रिसेप्शनिस्ट को कॉल करते थे एंड वो आते नहीं थे विजिट करने. वन फाइन डे वो आए तो मैंने उनको बताया आपका जो पूरा सिंड्रोम है इसको एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं एंड इसकी सर्जरी होगी. तो उसको कहीं ना कहीं ये बात पता थी कि दर्द अब मैंने बहुत सह लिया है, इसका कुछ तो इलाज होना है. तो शी सेड कि मुझे बच्चे भी करने हैं. बच्चे थे नहीं उसको? नहीं, अभी आपको मैं उसकी स्टोरी सुनाती हूँ. दिस इज सच अ सैड स्टोरी. अरे ओके. शी हैड 3 failed marriages. 3 failed marriages at the age of 37 years old. Why? Painful coitus, painful sex. ठीक है. Then for 20 years, good 20 years, she was having constipation medications. उसको अपने आप से बाउल रिलीव होती ही नहीं थी. कॉन्स्टिपेशन मेडिकेशन एवरी पीरियड उसका कम से कम 10 से 12 हज़ार का खर्चा था फॉर इमरजेंसी मेडिकेशंस. उसको जाके इंजेक्शंस लगवाने पड़ते थे एवरी पीरियड. यस. प्लस 10 इयर्स का जो उसे 10 डेज का उसको जो अपने काम से गैप लेना पड़ता था, इसलिए वो किसी कॉर्पोरेट में या कहीं जॉब नहीं कर पा रही थी. उसको अपने घर से ही कोई हाउस होल्ड बिजनेस चलाना पड़ रहा. ओके. And now when she came because अब जो तीसरी शादी हुई थी उसमें she could not conceive. She could not conceive, that's why she came, not because of the 20 years of torture she was having. Okay. Actually क्या कहा जाता है, एक बहुत कॉमन सी चीज़ है अंकुर. मेरे क्लिनिक में एक पेशेंट आएगी ना, मैं बोलूँगी आपको ओवेरियन सिस्ट है, ये एंडोमेट्रियोसिस है, आपको इसको रिमूव कराना पड़ेगा, नहीं तो ये डिजीज़ एक्सैजरेट कर जाएगी. तो सामने से मदर का पता है क्या रिप्लाई आता है? इसकी शादी नहीं हुई है. अरे इसकी शादी नहीं हुई है, इसकी शादी हो जाए, बच्चा हो जाए, ये चीज़ें तो अपने आप ठीक हो जाती हैं, या फिर उसके बाद देख लेंगे. किसने लिख के दिया इसकी शादी अभी 4-5 साल में हो जाएगी? आप 19 साल की लड़की की शादी कर दोगे? नहीं, कोई भी नहीं करता है.
10 साल तक मतलब उसे वो पेन सहना है। अच्छा मैम ये बताइए, जो आपने बोला कि मतलब क्यों इलाज नहीं है इसका, ये सिर्फ रिमूवल ही क्यों इलाज है इसका? आखिर ऐसी मेडिसिन, ऐसे इंजेक्शंस, ऐसा ट्रीटमेंट क्यों नहीं बना कि एक महिलाओं का यूट्रस भी सेफ रहे, ठीक है, और वो ठीक भी हो जाए एंडोमेट्रोसिस? आपको किसने कहा एंडोमेट्रियोसिस में यूट्रस सेव नहीं हो सकता? एक्चुअली मैं क्यों बोला, मैं आपको बताता हूँ। मैंने एक महिला के साथ में ही पॉडकास्ट किया, वो एंडोमेट्रोसिस सर्वाइवर है। ओके। तो उनको एंडोमेट्रोसिस के साथ साथ कुछ और भी वर्ड्स होते हैं, आई थिंक एडिनोमायोसिस। एंडोमेट्रोसिस 3-4 वर्ड होते हैं, मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा उनको, वो सब थे उसको। और वो कह रही कि जब मैं कॉलेज में तब से पेन होता, जैसे कि आपने बोला इतना पेन होता है, और अब करते करते उनको 2 IVF फेल हो चुके उनके, हो नहीं रहा कंसीव। अब कह रहे हैं कि आखिर डॉक्टर्स ऐसी चीजें क्यों नहीं बना पा रहे कि मेरा यूट्रस भी सेफ रहे और मैं कंसीव भी कर लूँ, ये बीमारी भी ठीक हो जाए। इसका रिमूवल ही क्यों एक ऑप्शन निकल के आता है? रिमूवल ऑप्शन ही नहीं है। दैट मीन्स शी डिडंट कंसल्ट द राइट डॉक्टर। आपने स्पेशलिस्ट को कंसल्ट ही नहीं किया। अगर हम अपने पेन के लिए IVF स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे, IVF का स्पेशलिस्ट का काम क्या है? IVF करना। हमने रूट कॉज तो आइडेंटिफाई नहीं किया ना। हम तो गए उनके पास बच्चे करने के लिए, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए थोड़ा ना गए हैं। आई डोंट नो अबाउट इन महिला की पर से इनकी क्या स्टोरी रही है, बट मैं आपको जनरल कंसेंसस बता रही हूँ। जी। सी, जब हम किसी डिजीज को एक्सिजन करते हैं तो हमारा ट्रीटमेंट कस्टमाइज होता है पेशेंट के आगे प्लान क्या है। अगर उसका प्लान आगे फर्टिलिटी है तो हम क्यों यूट्रस निकालेंगे? इवन इफ एडिनोमायोसिस है, एडिनोमायोसिस के लिए तो आजकल इतनी नोवल टेक्निक्स आ गई हैं कि यू डोंट नीड टू रिमूव द यूट्रस। एंडोमेट्रोसिस और एडिनोमायोसिस, इन दोनों में क्या फर्क है? एंडिनोमायोसिस होता है खून के थक्के जमा हो जाते हैं, जो आपको मैंने यूट्रस की मसल लेयर में बताया था। हाँ, वो खून के थक्के जमा हो जाते हैं, ठीक है। एंडोमेट्रियोसिस होता है कि जो एंडोमेट्रियम होता है ना, इनर लाइनिंग होता है यूट्रस का, ठीक है, वो आउटसाइड द यूट्रस इस्टेब्लिश हो जाता है, निकल जाता है बाहर। एंड विद एवरी हार्मोनल फ्लक्चुएशन, आप सोचो वो बर्स्ट कर जाता है ब्लड उसमें, कभी वो रिट्रैक्ट कर जाता है, कभी कोई कहीं पे कोई बार बार पस बनती रहे या हेमरेज होता रहे, तो आप सोचो उसमें कितनी इन्फ्लेमेशन, कितना पेन होगा। राइट। एंड वो एक सिंगल साइट नहीं होती, मल्टीपल साइट्स होती हैं। ओके। यू कांट इवन इमेजिन द पेन पेशेंट्स हैव। 24 to 48 आवर्स में पेशेंट को ऑपरेशन का दर्द नहीं होता, उसका जो पहला दर्द है जो खत्म हो जाता है ना, उसमें पेशेंट झूम रहा होता है मेरे वार्ड में कि ये तो आराम मिला है मेरे को। इतना पेन होता है। मैंने कल ही एक पेशेंट ऑपरेट करी। अब मॉर्निंग में उसका कॉल आया, डॉक्टर साहब मैंने अपनी ज़िंदगी में 10 साल बाद ढंग से यूरिन किया। जिनका मैंने पॉडकास्ट किया था उन्होंने मुझे एक बात बोली थी, अंकुर मैं बताऊँ आपको, मैं भगवान से बोलती थी कि हे ईश्वर आज मुझे पेन नहीं है, मतलब आज किसी वजह से मुझे पेन महसूस नहीं हो रहा, तो मैं बहुत खुश होती थी कि शुक्र है कि आज मेरे को पेन नहीं है, अदरवाइज आधी ज़िंदगी सिर्फ मेरी पेन में निकल गई। इतनी सीरियस बीमारी है। फिर मैंने उनसे पूछा कि अक्सर जब आप जाते हो तो डॉक्टर्स क्या कंसल्ट करते हैं? उनको एक शिकायत है डॉक्टर से। तो शिकायत ये है कि वो कंट्रासेप्टिव पिल्स ही क्यों देते हैं, हार्मोनल पिल्स ही क्यों देते हैं, कुछ सटीक इलाज क्यों नहीं देते? मेरे पेशेंट्स को मेरे से प्रॉब्लम यही है, डॉक्टर साहब आप दवाई लिखते ही नहीं हो, आप तो बोल देते हो कि इसको ऐसे है, इसको हम एक्सरसाइज करेंगे आपका पेन फ्री। बीट अराउंड द बुश करना ही क्यों है? 6 महीने पेशेंट को तड़पा के दर्द में फिर मैं बोलूँ सर्जरी करनी है। मैं पेशेंट को पहले ही बताती हूँ एकदम क्लीन एंड कट, आपको ये प्रॉब्लम है, डायग्नोसिस पहले बनेगा, ट्रीटमेंट उसके बाद डिसाइड होगा, एंड माय ट्रीटमेंट इज नॉट सब्जुकेटेड कि पेशेंट क्या चाहता है, इट इज सब्जुकेटेड कि बीमारी का इलाज क्या है, राइट इलाज क्या है। बिकॉज आजकल रील्स देख के हम लोग इतने ज़्यादा अपने दिमाग में इन्फ्लुएंस्ड हैं, आई विल यूज द राइट वर्ड, इन्फ्लुएंस्ड हैं, कि हम राइट डिसीजन लेना ही नहीं चाहते। हम वो डिसीजन लेना चाहते हैं जो हमने रील्स में देखा है कि ठीक है। कितने पेशेंट्स मुझे कहते हैं कि मैम आप कुछ दवाई लिख दो, आप कोई दवाई से ठीक नहीं हो सकता, आप ऑपरेशन क्यों बोलते हो? हाँ बिल्कुल। तो अब उनको, क्योंकि उन्होंने वो 10-15 साल का पेन नहीं सहा,
उनका भी पेन 5-6 साल से शुरू हुआ है। और फिर पता है यंग पेशेंट्स में ऑपरेट करना भी डिफिकल्ट है, क्योंकि पेरेंट्स नहीं मानते, क्योंकि अल्टीमेटली फीमेल अगर चाइल्ड है तो उसका अल्टीमेट धर्म है शादी कर देना, और शादी करके वो बच्चा पैदा कर ले, उसके बाद उसकी बॉडी का जो है, उसके बाद तो यूट्रस निकलवा दो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। बट वो 15 साल वो अपनी लाइफ ना जिए, वो दर्द सहती रहे ताकि आगे और किसने लिखा है कि बच्चा हो जाएगा? किसने लिखा है? और किसने लिखा है शादी हो जाएगी? अच्छा, एंड्रोमेट्रोसिस होते हुए बच्चा हो सकता है? हो सकता है, लेकिन एंडोमेट्रियोसिस के साथ बच्चा होना मुश्किल है, इलाज के बाद बच्चा हो सकता है। इनफैक्ट मैंने एक पेशेंट की थी जून में, अभी उसने अपने कल उसका मैसेज आया कि उसका बेबी बॉय हुआ है, एंड शी वाज सो हैप्पी, आई वाज वेरी हैप्पी फॉर हर। एंड्रोमेट्रोसिस था उनको? ओके। तो मैम ये बताइए, जो पीसीओएस की हम लोग अभी ये बातें कर रहे थे, पीसीओएस इस तरह की महिलाओं को अगर हो रहा है, एंड्रोमेट्रोसिस पीसीओएस होने के बाद होता है? नहीं, पीसीओएस और एंडोमेट्रियोसिस दो डिफरेंट एंटिटीज हैं, दोनों ये को एग्जिस्ट कर सकती है। जैसे कि हमने बात किया था कि जैसे मैंने आपसे पूछा क्या केवल स्ट्रेस से पीसीओएस हो सकता है, आपने बोला बिल्कुल हाँ हो सकता है स्ट्रेस से। और जब एंड्रोमेट्रोसिस की बात होती है तो उसमें भी एक कोज निकल के स्ट्रेस भी आता है कि स्ट्रेस से होता है। तो दोनों फिर कैसे कैसे ये अलग हुए? क्या पीसीओएस से एंड्रोमेट्रोसिस हो सकते हैं, एंड्रोमेट्रोसिस से पीसीओएस हो सकता है? कोई तो रिलेशन होगा दोनों में? दोनों में कोई रिलेशन नहीं। थोड़ा समझाइए थोड़ा। देखो, एंडोमेट्रियोसिस आपको मॉलिक्यूलर लेवल पे समझना पड़ेगा। एंडोमेट्रियोसिस है कि आपके यूट्रस की इनर लाइनिंग आउटसाइड चली गई है, ठीक है, और आपका जो आउटसाइड पेल्विस है वो टेंडेंसी रखता है उस एंडोमेट्रियम को इम्प्लांट करने में और उसको ग्रो करने में, ठीक है। और जब वो ग्रो कर जाएगा तो वो बार बार आपके हार्मोन्स फ्लक्चुएशन होंगे, वो बार बार उसमें ब्लड जमा होगा, फिर वो कम होगा, फिर जमा होगा, ब्लड होगा, ठीक है। पीसीओएस एक बीमारी है जिसके अंदर ओवरीज के अंदर छोटे छोटे सिस्ट बन जाते हैं, ठीक है। उसका रीजन हो सकता है कि आपको जेनेटिकली प्रीडिस्पोजिशन है डायबिटीज की, आपके पेरेंट्स डायबिटिक है, ओके, ठीक है, या आपकी लाइफ में बहुत स्ट्रेसफुल टाइम आ रहा है तो आपके ओवरी से जो हार्मोन्स निकल रहे हैं वो इनएडिक्वेट क्वांटिटी में निकल रहे हैं, ठीक है। या ओबेसिटी इतनी ज़्यादा है कि आपके लेप्टिन सारे जो आपके जो सेटाइटी हार्मोन्स एंड ऑल हैं वो ऊपर नीचे जा रहे हैं, या आपका लाइफस्टाइल ऐसा है रात को देर तक ना सोना, ठीक है, सुबह जंक फूड खाना, शुगरी ड्रिंक्स पीना, ठीक है, वो आपके ओवरीज को नॉक ऑफ कर रहा है, अच्छा, ओके, ठीक है, ओवरीज को ढंग से काम नहीं करने दे रहा। अब सोचिए कोई बंदा बैठा है अपने काम करने के लिए, कभी कोई आ जाता है, कभी कोई आ जाता है, कभी कोई आ जाता है, तो वो अपना आउटपुट अच्छे से दे पाएगा? नहीं दे। ऐसे ही ओवरीज है। अगर आपने अपने लाइफस्टाइल को इतना खराब बना लिया है कि कभी आप यहाँ से कोक पी रहे हैं, यहाँ से बर्गर्स खा रहे हैं, यहाँ से फ्रेंच फ्राइज खा रहे हैं, तो ओवरीज कहेगा हट, मैं कुछ बनाता ही नहीं, मैं डिजीज ही बना लेता हूँ। अच्छा, तो वी नीड टू रिस्पेक्ट आवर बॉडी, वी नीड टू रिस्पेक्ट। हम जो अपनी बॉडी के अंदर ले रहे हैं हॉर्मोन्स, हम ले रहे हैं, या फिर हम दवाइयाँ ले रहे हैं, या फिर हम अपना खाना ले रहे हैं, वी नीड टू रिस्पेक्ट इट, बिकॉज अल्टीमेटली इट विल हैम्पर द वाइटल ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी। ओके, तो ऐसी महिलाओं को क्या क्या एंडोमेट्रोसिस के क्या क्या एक सिम्टम्स हो सकते हैं, 4 या 5 जो प्रियोरिटी पे उनको वो देखा जाए कि ये 4 सिस्टम एंडोमेट्रोसिस के ही हो सकते हैं? पेनफुल पीरियड्स, ओके, पेल्विक पेन, मतलब कांस्टेंट ड्रैगिंग नैगिंग पेन रहता है उठने बैठने में। ड्यूरिंग पीरियड या हमेशा? हमेशा, ओके। पहले ड्यूरिंग पीरियड्स रहेगा, फिर धीरे धीरे वो लाइक काइंड ऑफ हमेशा ही हो जाएगा, ओके। थर्ड, पेनफुल कोइटस, मतलब ड्यूरिंग इंटीमेसी दे कैन हैव एक्सट्रीम पेन, ओके, ठीक है। फोर्थ, ऑल्टर्ड बाउल हैबिट्स, मींस कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा रहता है, कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, कभी ठीक हो जाएगा, कभी बहुत सीवियर कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। फिफ्थ, यूरिनरी इश्यूज, बिकॉज ऑफ द डेंस एडेशंस ब्लैडर भी अफेक्ट हो जाता है, यूरेटस भी अफेक्ट हो जाते हैं, ओके। यू नो देयर इज अ पेशेंट जिसकी किडनी नॉक ऑफ हो गई थी बिकॉज ऑफ एंडोमेट्रियोसिस, बिकॉज एंडोमेट्रियोटिक नोड्यूल यूरेटर पे जाके बैठ गया एंड स्टार्टेड कंप्रेसिंग यूरेटर। डॉक्स उसको ट्रीट करते रहे फॉर स्टोन्स, लेकिन वो कोज था एंडोमेट्रियोसिस, क्योंकि उसको प्रॉब्लम था यूरिनरी इशू का। हाँ, शी गॉट टू हैव अ यूरोलॉजिस्ट, मतलब वो यूरोलॉजिस्ट के पास गई कंसल्ट करने। यू नो, एंडोमेट्रियोसिस का अवेयरनेस आप बोलोगे जनरल पॉपुलेशन में, मैं कहूँगी इन मेडिकल कम्युनिटी भी बहुत
कम है। अवेयरनेस नहीं है। आप कह भी रही थी शूट से पहले कि नॉर्थ इंडिया में इसका कुछ ज़्यादा है। हाँ, मतलब आप साउथ और वेस्ट में तो बहुत काम हो रहा है इसके ऊपर, बट इन नॉर्थ इंडिया there is no established entity or a hospital or a center dedicated for endometriosis. बट कि होने चाहिए। But होने चाहिए। At Apollo Spectra, I plainly operate endometriosis and we have a very good unit. I have a IVF specialist. अगर हम पेशेंट से जब हम कंसल्ट करते हैं पहली, तो मैं अपने IVF स्पेशलिस्ट को बिठा के पूछती हूँ कि भाई what do you want? I am doing a surgery. What do you want? That ultimately patient का गोल अचीव होना चाहिए to have kids. ठीक है। एंड व्हाट इज द पेशेंट्स एंड बाद में फिजियोथेरेपी भी कराते हैं हम पेशेंट्स की, बिकॉज क्या होता है 15-20 साल तक पेशेंट को पेन होता है, तो जब 21वें साल में वो पेन खत्म हो जाता है ना, तो दिमाग कहता है शायद पेन है, शायद पेन है, कहीं तो है। आप एक्सेप्ट नहीं कर पाते दैट आई एम नाउ पेन फ्री, तो हमें आपको डिसेंसिटाइज करना पड़ता है, हमें फिजियोथेरेपी करानी पड़ती है, आपको एक एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट पे डालना पड़ता है। ओके, तो फिर कितने दिन में वो नॉर्मल हो जाता है? देखो, नॉर्मल पेन रिलीफ तो उसको 95% अपने ऑपरेटिव पोस्ट ऑपरेटिव भी पता चल जाता है कि मैं आई एम वेरी पेन फ्री, ठीक है। लेकिन आप कहोगे कि उसको अपने अंदर चेंजेस कब महसूस होने शुरू होते हैं? विद इन 6 वीक्स। 6 वीक। बट पेशेंट नीड्स अ वेरी डेंस अप्रोच, बहुत कंसोलिडेटेड अप्रोच रखनी पड़ती है एवरी डे की। अक्सर जब सर्जरी की बात होती है, जैसे कि आपने बोला एंडोमेट्रोसिस को निकालना पड़ता है, सर्जरी में क्या होता है, एक सर्जरी में भी आजकल बहुत सारे इनोवेशंस हो रहे हैं, धीरे धीरे आ रहे हैं। किस तरह के हॉस्पिटल्स में या किस तरह के डॉक्टर्स के पास हमको जाना चाहिए कि जहाँ पर हमारी सर्जरी मिनिमल कट और मैक्सिमम रिजल्ट के साथ में हो, मिनिमल पेन के साथ में हो, क्योंकि अक्सर हर जगह हर सुविधा उपलब्ध नहीं होती है। कैसी सर्जरी होती है एंडोमेट्रोसिस की? क्या बड़ा बड़ा चीरा ऐसे लगा के उसको निकाला जाता है? क्या होता है जैसे कि अक्सर हम देखते हैं? देखो, सिजेरियन के अलावा ना किसी में भी अब बड़ा चीरा ना मुझे समझ नहीं आता, किसी भी गायनी सर्जरी में। अच्छा, गायनी में भी? हाँ, गायनी सर्जरी में मैं तो गायनी के बारे में बात करूँ। प्लीज जी। सिजेरियन में तो ऑब्वियसली बेबी आउट करना पड़ता है, तो इट विल बी अ बिग इंसिजन जी। बट एनी डिजीज अंटिल अनलेस डिजीज इतनी ज्यादा है, फुल स्प्रेड है ऑल ओवर एब्डोमेन, ऑल डिजीज कैन बी मैनेज विद मिनिमल इन्वेसिव। तो आपको जब आप जाएंगे, आपको अपने डॉक्टर से पूछना पड़ेगा कि मेरे ऑप्शंस क्या हैं, क्या है, ओपन है, लैप है, रोबोटिक है, व्हाट आर माय ऑप्शंस? ओपन, लैप, रोबोटिक, क्या फर्क है तीनों में? ओपन बड़ा इंसिजन, ओके, पूरा पेट खोल के होता है। अच्छा। लैप्रोस्कोपी दूरबीन वाला ऑपरेशन, ओके, ठीक है। लेकिन लैप्रोस्कोपी और रोबोटिक में क्या फर्क है? कैच यहाँ है, लैप्रोस्कोपी 2D विजन देता है, रोबोटिक इज अ 3D विजन। आप सोचिए, आप एक आंख से देखेंगे तो क्या आपको डेप्थ परसेप्शन होगी? लेकिन रोबोटिक आपको 2 आंख से दिखाता है। अच्छा, आपको डेप्थ परसेप्शन होती है। ऐसा होता है कि आप एब्डोमेन में बैठ के सर्जरी कर रहे हो। ओके। और पेशेंट कहते हैं डॉक्टर साहब ये तो आपका कंफर्ट है ना, मेरे को तो कॉस्ट ज़्यादा लगेगी, तो रोबोटिक इज नॉट गुड फॉर मी। तो मैं कहूँगी कि हमारा कंफर्ट अल्टीमेटली विल सब्जुगेट टू द पेशेंट्स कंफर्ट ओनली। हमारा कंफर्ट नहीं है, बेसिकली हम डिजीज को बेहतर इवेलुएट कर पाते हैं, उसकी डिजीज की डेप्थ हम ज़्यादा देख पाते हैं, ठीक है, हम ज़्यादा उसको एक्साइज कर पाते हैं, स्पेशली इन केसेस ऑफ एंडोमेट्रियोसिस। मतलब जो इम्प्लांट्स हमें शायद लैप्रोस्कोपी के 2D विजन में नहीं दिखते, वो हमें रोबोटिक के 3D विजन में दिख जाते हैं। आप भी रोबोटिक सर्जरी करती है? यस। किस तरह की, मतलब क्या यूनिकनेस है रोबोटिक सर्जरी की? और अपोलो स्पेक्ट्रा में एक होता ना कि खर्चा बहुत आएगा, जैसे कि अभी बोला, रोबोटिक सर्जरी बड़े बड़े होर्डिंग्स आजकल हम लोग लगा देते हैं, लेकिन जब किसी आम आदमी से पूछे, रहे यार बहुत महंगा हॉस्पिटल है, इतना महंगा हम कहाँ करा पाएंगे? क्या एक नॉर्मल कॉस्ट होती है? क्या उसकी विशेषताएं होती है कि रोबोटिक सर्जरी में ही हमको जाना चाहिए? कैसे उसमें आउटकम जब उसका आता है कितना बेहतरीन हो सकता है? सी कॉस्टिंग, मैं आपको बात बताऊँ अंकुर, मेरा एक कॉस्ट बताना गलत होगा, क्योंकि इट डिपेंड्स कि रोबोट में आर्म्स कितने यूज हो रहे हैं। हाँ, 2 आर्म्स यूज हो रहे हैं, 3 आर्म्स यूज हो रहे हैं, तो कॉस्टिंग उस वजह से होती है। इट कैन बी लोअर ऑल्सो, इट कैन बी हायर ऑल्सो। अच्छा, रोबोट की जो आर्म्स होती है, हाँ, अच्छा, उनके बेस पे भी डिसाइड होता है? यस। ओके, ठीक है। एंड दूसरी चीज़ होती है कि जब हम मार्केट में जाते हैं तो हम अपने लिए कोई चीज़ देखते हैं जी, हम क्या बोलते हैं सामने वाले को? हम तो बोलते हैं अच्छे, थोड़ा कम कर लो, हमारा तो ये रहता है।
अच्छा, आप ये नहीं बोलते बेस्ट टू बेस्ट चीज दिखा? हाँ वो तो बोलते ही है पहला ही होता है, अच्छी हो सस्ती हो, हाँ, ये होता है आप बोलते ना बेस्ट टू बेस्ट चीज। जी। ठीक है, तो एज अ सर्जन मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पेशेंट को बताना बेस्ट क्या है। हम्म, इट इज द पेशेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो क्या चूज करेगा। मैं कभी पेशेंट्स को नहीं कहती मैं रोबोटिक ही करूंगी। अच्छा मैं उसको खोलती हूँ, लैब एंड रोबोटिक बोथ आपके ऑप्शंस है। रोबोटिक आपको यही एडवांटेज देगा, लैब के ये डिसएडवांटेज है। ठीक है, होने को दोनों सर्जरीज हो जाएंगी, बट एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस है। यू चूज व्हाट्स बेस्ट फॉर यू। पेशेंट को क्लैरिटी जरूरी है। ओके, फिर भी एक रेंज तो हो सकता है जिससे कि जो लोग देख रहे हैं वो जिनको एंडोमेट्रोसिस है और वो चाहते हैं कि अपोलो स्पेक्ट्रा में आके कराए, तो उनके दिमाग में पहले क्लियर होना चाहिए कि उनको कितना बजट लेके चलना है अराउंड, ऐसा कितना क्या रेंज लगभग हो सकता है अगर एंडोमेट्रोसिस की सर्जरी होनी है तो? सी अंकुर, इट डिपेंड्स ना कि वो पेशेंट का इंश्योरेंस है नहीं अच्छा, है। okay. वो हम सी आई टॉक अबाउट क्लिनिक्स, ओके फाइनेंस इज टू बी टॉक्ड अबाउट फाइनेंशियल पर्सन। ठीक है, ओके बट हम कहें अनअफोर्डेबल है, नो, इट इज नॉट अनअफोर्डेबल। एंड प्लस एट अपोलो आवर एम इज टू ट्रीट, वी ट्राई टू मेडल कि वी कैन सिट इनटू द फाइनेंशियल फ्रेम्स ऑफ द पेशेंट। You know, have been associated with so many hospitals, जी. so many. जी But the kind of leverage this hospital has given me regarding finance to the patients जी is extreme. The support I have is extreme. None of my patient goes away because of the finance. Because they somehow manage. The team is so good, they somehow manage. ओके। Yeah. आजकल मैम देखा Apollo is a brand. Like, it is managed by a doctor himself. ओके तो जो एम्पैथी वो दे देंगे, हाँ वो कोई डॉक्टर तो खैर बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैम एक बात और होती है आजकल जिस तरीके से इनफर्टिलिटी बढ़ रही है, खास करके मैं आपसे महिलाओं के बारे में ही बात करूंगा, इनफर्टिलिटी महिलाओं में बढ़ने का मेन रीजन क्या निकल के आ रहा है इसके अलावा भी, एंडोमेट्रोसिस के अलावा? पहली चीज, शादियां लेट हो रही है। हम्म, एंड जब शादी लेट हो रही है तो हम अपने आप को टाइम फ्रेम नहीं दे पाते टू हैव किड्स। पहले जब 20-21 साल में शादियां हो जाती थी तो उम्र ही क्या है, 10 साल में हो जाएगा बच्चा, 4 साल में, 5 साल में। अब जब शादियां ही 33 साल की उम्र में हो रही है तो बिफोर 35 इफ एनीबडी वांट्स अ चाइल्ड तो उसको 6 मंथ्स में ही थोड़ा स्ट्रेस होने लग जाता है कि आई शुड हैव अ चाइल्ड। तो उसका क्लिनिक पे जाना, इवेल्युएट होना और फिर लेबल हो जाना इनफर्टिलिटी। बट हम रियली इस सिचुएशन में हेल्प कर नहीं सकते क्योंकि इस सिचुएशन में दिस इज ऑल अबाउट वेस्टर्नाइजेशन एंड मॉडर्न लाइफस्टाइल। जी हमें अपने क्लिनिकल मेथड्स इतने अच्छे करने पड़ेंगे कि हम इसको कोप अप कर पाए। दूसरा, स्ट्रेस। पुराने ज़माने में महिलाएं घर पे रहती थी, ज़्यादा काम काज घर के ही होते थे, चीज़ें ज़िंदगी ज़्यादा मैनेज होती थी, टिप्स कम होते थे क्योंकि घर एक जन मैनेज करता था, बाहर एक जन मैनेज करता था। नाउ द थिंग इज दैट बाहर की चीज़ें भी दोनों मैनेज कर रहे हैं, घर की भी चीज़ें दोनों मैनेज कर रहे हैं, तो एक क्लैश ऑफ कॉज भी आता है। तीसरा, हॉर्मोन्स। अब एक एज में हॉर्मोन्स और एक एज का हार्मोन डिफरेंट होता है। ओके। चौथा, मैं कहूँ सिर्फ फीमेल को स्ट्रेस है, मेल्स को भी स्ट्रेस है। सही बात है ना? तो मेल्स का जो फर्टिलिटी इंडेक्स है वो भी कभी कभी कम हो जाता है बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस, बिकॉज ऑफ द फास्ट पेसिंग लाइफ, दे आल्सो हैव टू कोप अप। तो इनफर्टिलिटी के राइजिंग केसेस इज बिकॉज ऑफ दैट। ओके। प्लस द एनवायरनमेंट, टॉक्सिन्स, सब काम करता है। एक बात बताइए मैम, मैंने एक गायनों से ही बात किया था, बहुत सारी मैं कर चुका हूँ, तो उन्होंने एक बात अक्सर कॉमन वो बोलते हैं, मैं आपसे भी वही सेम सवाल पूछना चाहता हूँ। अक्सर वो कहती है कि जब एक महिला पैदा होती है ना तो वो नंबर ऑफ एग्स के साथ में पैदा होती है ना, तो जैसे ही उनकी उम्र बढ़ती जाती है वो नंबर ऑफ एग्स धीरे धीरे कम होते जाते हैं। मेल जो होता है वो 60 की उम्र में बच्चा पैदा कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये रियल है? यस। फीमेल का फर्टिलिटी लाइफ स्पैन लिमिटेड होता है। अच्छा। दैट इज वाई मैं एम सेइंग कि 21 साल की महिला तो वेट कर सकती हैं, लेकिन 33 साल की महिलाएं वेट नहीं कर सकती। ओके। अच्छा, बेस्ट उम्र क्या है लड़कियों की बच्चा पैदा करने की? 26 to 32। इसके बीच में कर लेना चाहिए? मतलब देखो, हम बोलते हैं कि बेस्ट टाइम ये है
32 के बाद हम अपना गार्ड्स लो रखते हैं. इफ़ यू गेट मैरिड और मेरे पेशेंट क्लिनिक में आता है तो अगर 6 मंथ्स दे हैव ट्राइड तो मैं उनको इवेलुएट करना शुरू कर देती हूँ. ओके. बट उससे पहले मैं कहती हूँ 1 साल तक आप यू कैन ट्राई नेचुरली. ओके. अक्सर मैम देखा जाता है बहुत सारी महिलाओं को, और सोसाइटी में भी इस तरह से होती है कि किसी महिला को अनवांटेड चाइल्ड कंसीव हो गया, वो चाहते नहीं है, तो एक जाते हैं फार्मेसी पे, एक नंबर ऑफ किट आती है, वो ले आते हैं और खा लेते हैं, ब्लीडिंग हो जाता है. सही है ये प्रोसेस या नहीं? नहीं, नो. क्या? बिकॉज उस दवाई के इफेक्ट्स नहीं पता ना. हाँ, वही जानना था, प्लीज बताइए क्या होता है. देखो, पहली बात तो अगर इफ द चाइल्ड इज अनवांटेड, तो पहले बार मेरे पास कपल आता है तो मैं उनको ही बोलती हूँ, गिव योरसेल्फ 1 day, टॉक टू ईच अदर. ठीक है, whether you really want to do this or you don't want to do this. If you don't want to do this, then come back to me again. If you want a child, आप sensible decision लो. Not कि एकदम से क्या होता है, यूपीटी पॉजिटिव आया, घबराहट में, नहीं अभी नहीं चाहिए, अभी मेरा प्रमोशन होना है, अभी मेरा ये होना है, मेरा वो होना है, हमें लंदन जाना है, हमें जर्मनी जाना है, अभी बच्चा नहीं हो सकता. तो मैं उनको ये बोलती हूँ, मैं उनको गुड अमाउंट 1 day का टाइम देती हूँ कि आप ये सोच के चलो कि हैविंग अ नेचुरल कंसेप्शन आज के ज़माने में बून है. नेचुरली अगर आपको कंसीव हो जाए स्पॉन्टेनियसली तो भगवान का वरदान ही है. राइट. ठीक है, तो मैं उनको 1 to 2 days देती हूँ, आप डिस्कस करो अपने सारे ऑप्शंस. ठीक है, डिस्कस विद द फैमिली. बट रियली देयर आर सम सिचुएशंस जहाँ पे दे कांट अफोर्ड टू हैव अ चाइल्ड. राइट. There are some situations, social situations, some financial, some physical situations also. Medically भी महिला के लिए सही नहीं होता कुछ केसेस में. तो उन केसेस में पहला जो चीज़ होती है मेरा होता है अल्ट्रासाउंड. प्रेगनेंसी है कहाँ, क्योंकि प्रेगनेंसी यूट्रस में 99% होती है. ओके. बट 1% ना कभी कभी ट्यूब्स में, ओवरीज में यहाँ स्टक हो जाती है, मतलब फंस जाती है. हाँ. और अगर हमने उस समय अबॉर्शन पिल्स ले ली तो वो ट्यूब फट जाती है, एंड इट्स अ मेडिकल इमरजेंसी. अच्छा, तो कभी भी ऐसे बिना अल्ट्रासाउंड के पिल्स नहीं लेना चाहिए? नो, नेवर. और बिना कंसल्ट के नहीं लेना चाहिए. कल को आप क्लिनिक में जाओ, पता चले कि आपको अनीमिया है, जॉन्डिस है, और आपने पिल्स ले ली, ब्लड रुकेगा ही नहीं. अच्छा. तो डॉक्टर जब पेशेंट को कुछ प्रिस्क्राइब करता है तो पेशेंट की रूटीन पैरामीटर्स चेक करके फिर प्रिस्क्राइब करता है. ओके. क्योंकि हमारे यहाँ सेफ अबॉर्शन इज द बेस्ट अबॉर्शन. राइट. मैं हर पेशेंट को कहती हूँ कि इवन इफ यू वांट एन अबॉर्शन, कम बैक टू मी, डोंट वरी, विल डू एवरीथिंग इन अ सिंगल डे, बट डोंट बी अनसेफ. ये सोच के घर में या कुछ फार्मेसी से चीज़ें नहीं लेनी है कि एक सोसाइटी शेमिंग होगी. बी सेफ, बिकॉज अब नहीं करना, आगे करना होगा. तो अगर अभी अनसेफ अबॉर्शन किया तो आगे चल के फर्टिलिटी पे इफेक्ट भी हो सकता है. अक्सर एक आती है ना अनवांटेड 72 टाइप की, जो जितनी भी ये ड्रग्स वगैरह होती है, तो कि अगर सेक्स के 72 आवर के अंदर आपको ले तो आपको अगर प्रेगनेंसी होने वाली तो होगी नहीं. ये बिना किसी जानकारी के धड़ल्ले से अक्सर यूज़ कर लेते हैं कि चलो कोई नहीं, 72 का आ रहा है, फटाफट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कंसीव नहीं होगा. जो डर होता है दिमाग में कहीं हो ना जाए. मैक्सिमम क्या हाईएस्ट साइड इफेक्ट हो सकते हैं ऐसी दवाओं की? वो दवाओं में होता क्या है ऐसा कि वो उसमें हार्मोन्स होते हैं अंकुर. बस हार्मोन्स होते हैं जी. तो उसमें बेसिकली प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है. वो बेसिकली इम्प्लांटेशन ही नहीं होने देता बेबी का. अगर बेबी कंसीव भी हो जाए तो उसको इम्प्लांट नहीं होने देता यूट्रस में. तो उसके साइड इफेक्ट्स ये होते हैं कि मे बी द दवाई डिडंट अफेक्टेड, वो इम्प्लांटेशन हो जाता है. दूसरा साइड इफेक्ट होता है ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग. मिड साइकिल में ऐसी ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग, मतलब इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग होगी जैसे अबॉर्शन ही हो रहा है. अच्छा. तीसरा हार्मोनल चेंजेस, मूड चेंजेस. बट आपको हो इसका बहुत डेंजरस इफेक्ट है, नॉट दैट मच. इनफैक्ट मैं पेशेंट्स को हमेशा कहती हूँ कि इफ़ यू थिंक कि देर आर सम अनसेफ सेक्स हुआ है तो इट्स बेटर टू टेक एन आईपिल, बट इट शुड बी टेकन ओनली 1 or 2 times. हाँ, ये मैं जानना चाह रहा था. इट शुड बी टेकन ओनली फॉर 1 or 2 times. इफ आपको फ्रीक्वेंटली यूज करना पड़ रहा है देन यू नीड अ कॉन्ट्रासेप्शन, यू नीड अ परमानेंट सोल्यूशन. अक्सर मैम क्या होता है, जैसे कुछ महिलाओं को जो सिजेरियन डिलीवरी होती है, और सिजेरियन, मैं थोड़ा आपसे इस पे अच्छे से बात करना चाहता हूँ कि सिजेरियन डिलीवरी हो गई मान लीजिए 1-2 महीना पहले, और
सिजेरियन डिलीवरी के कितने दिनों के बाद या कितने महीनों के बाद उनको इंटीमेट होना चाहिए, ऐसा कोई टाइम है? देखो हम कहते हैं 6 वीक्स बाद। 6 हफ्तों के बाद वो इंटीमेट हो सकते हैं? इट डिपेंड्स अपॉन द पेशेंट्स कंफर्ट। ओके। आई ऑलवेज आस्क द कपल कि आप अपने आपस में बैठ के बात करो। 6 वीक्स बाद हमें कोई इशू नहीं होता कि देयर इज नथिंग विच कैन अफेक्ट द मदर, बट द कपल हैज टू टॉक टू ईच अदर हाउ कंफर्टेबल मदर इज। ओके। दूसरा, हाई चांसेस होते हैं क्योंकि कंसीव करने के उस समय, तो वी ऑलवेज टेल देम दैट दे नीड टू चूज अ मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन ऑल्सो, बिकॉज सिजेरियन के बाद वी आस्क देम नॉट टू बी प्रेग्नेंट फॉर एटलीस्ट अ ईयर। कितने? ईयर। 1 साल तक। अगर 1 साल तक जो सिजेरियन है उसको प्रेग्नेंट नहीं होना है, बाई चांस हो गए तो हम देखते हैं क्या पैरामीटर्स हैं, पेशेंट की जनरल हेल्थ क्या है। ओके। ऐसा भी अक्सर बोला जाता है कि सिर्फ जिस महिला को सिजेरियन हुआ है तो फिर उसको हमेशा जो बच्चे होंगे वो सिजेरियन ही होंगे, नॉर्मल नहीं हो सकते। ये फैक्ट है, मिथ है? नहीं, नॉर्मल हो सकते हैं बट उसके अंदर रिस्क्स होते हैं। मतलब अच्छा। अगर सपोजिटली स्कार वीक होगा तो उसका रप्चर का चांस होता है। अच्छा, ओके। तो इसीलिए हम जब भी एक महिला को जो प्रीवियस सिजेरियन होती है उसे काउंसिल करते हैं मोड ऑफ डिलीवरी के लिए, तो उनकी मल्टीपल चीज़ें देखी जाती है। मदर का स्टेटस क्या है, बेबी का स्टेटस क्या है, बेबी का वेट कितना है, मदर के पैरामीटर्स क्या है, ओके। प्रीवियस सिजेरियन हुआ था तो क्यों हुआ था। अगर प्रीवियस सिजेरियन इसलिए हुआ था क्योंकि पेल्विस इनएडिक्वेट था, तो अब कैसे ठीक हो जाएगा? पेल्विस तो एक बोनी स्ट्रक्चर है, वो तो सेम ही रहेगा। एक्चुअली मेरे जानने में, मैं सवाल क्यों पूछा हूँ इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। उनकी वाइफ को नॉर्मल डिलीवरी होनी थी, डॉक्टर ने बोला बड़ी अच्छी पोजीशन है, कुछ फिंगर होते, 4 फिंगर 3 फिंगर ओपन है, 4 फिंगर ओपन है और ये 110% डॉक्टर ने खुद बोला कि ये नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी बड़ी अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो पेन था उस वक्त पे वो इतना ज़्यादा था कि जो महिला थी वो सहन नहीं कर पा रही थी। तो उन्होंने मतलब गुस्से में, पेन था बहुत कि मुझे फटाफट करके कुछ भी करो, सिजेरियन करो और ये पेन से मेरे को मुक्ति दिलाओ। तो डॉक्टर ने तो बोला कि ये तो नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है, लेकिन मदर ने बोला कि नहीं, फटाफट इसको सिजेरियन करके मेरे को पेन से रिलीफ करो, ये हो गई। तो ऐसी महिला जिनकी सिजेरियन हुई है लेकिन वो नॉर्मल भी बच्चा पैदा कर सकती थी, क्या वो इन फ्यूचर नॉर्मल तरीके से डिलीवरी कर सकती है? तो जिसने फर्स्ट टाइम दर्द नहीं सह पाए, तो जब सेकंड टाइम सिजेरियन स्कार होगा, यूट्रस में सिजेरियन स्कार होगा, तो उनका पेन थ्रेशोल्ड तब क्या होगा? अच्छा, वो बढ़ेगा। ओके। रिस्क्स भी ज्यादा है ना, इस वजह से वो सिजेरियन ही होना। हाँ, हर पेशेंट का ना पेन थ्रेशोल्ड डिफरेंट होता है। इसलिए कभी कभी होता है कि डॉक्टर तो पकड़ के सिजेरियन कर देता है, ये कर देता है। अरे लेबर रूम में आके देखो पहले, कुछ पेशेंट्स का थ्रेशोल्ड इतना कम होता है, इतना कम होता है कि फर्स्ट पेन एंड दे से कि डॉक्टर साहब डू सिजेरियन। एंड व्हाट टू डू एज अ मॉडर्न ऑब्स्टेट्रिशियन, व्हाट टू डू? पहले तो चलते थे लात घूसे लेबर रूम में, ठीक है। अब क्या कहो पेशेंट्स को कि नहीं तुम नॉर्मली करो? वी हैव टू रिस्पेक्ट द चॉइस, वी हैव टू रिस्पेक्ट, वी हैव टू गिव अ पॉजिटिव बर्थिंग एक्सपीरियंस टू द पेशेंट। ऐसा कोई मेथड नहीं है कि जिससे कि नॉर्मल तरीके से भी और पेन कम से कम हो? होता है, एपिड्यूरल होते हैं। ये क्या होता है? स्पाइनल कॉर्ड में एक एपिड्यूरल एनेस्थीसिया होता है, वो लगाते हैं, ठीक है। एंड उससे पेनलेस नहीं कहूँगी, बट इट वुड बी रिड्यूस्ड पेन। ओके, उससे पेन बहुत कम होता है, तो नॉर्मल तरीके बच्चा हो जाता है। हाँ। उससे कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होता? साइड इफेक्ट्स होते हैं क्योंकि पेशेंट को जब दर्द महसूस ज़्यादा नहीं होता तो वो लास्ट टाइम पे पुश अच्छे से नहीं करते। ओके। तो जब वो पुश वाला टाइम होता है उसमें लंबा खिंच जाता है, तो बच्चे की डिलीवरी में लंबी हो जाती थोड़ा। ओके। एक महिला जिसको सिजेरियन हुआ है वो अपनी लाइफ में कितने बच्चे पैदा कर सकती है एज ए सिजेरियन? नॉट, देखो, इफ़ यू वांट टू बी सेफ, नॉट मोर देन 2। ओके, ठीक है। अब समटाइम्स देयर आर सिचुएशंस जहाँ पे फीमेल का फर्स्ट चाइल्ड या सेकंड चाइल्ड प्रॉब्लमैटिक होता है या फिर होता नहीं है, सर्वाइव नहीं कर पाता, देन दे हैव टू ऑप्ट फॉर 3। कर सकते हैं बट देन इट इज रिस्की विद एवरी प्रेगनेंसी। इन प्रीवियस सिजेरियन इट बिकम्स रिस्की। ओके। आजकल मैम इन जो IVF सेंटर्स है, जहाँ देखो, जिस हॉस्पिटल में देखो, एक IVF सेंटर अब आपको खुला मिलेगा। क्या रीज़न है कि IVF सेंटर इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं?
आखिर क्या चीज़ ऐसी हो रही है मर्दों में या महिलाओं में जिसकी वजह से आईवीएफ सेंटर की ज़रूरत पड़ रही है? देखिए, एक तो मैंने आपको बताया था एज ऑफ मैरिज, वो आगे चली गई है, तो बहुत कम टाइम ड्यूरेशन है जिसमें कपल कैन कंसीव। ओके। दूसरा, स्ट्रेस, एनवायरनमेंट, एक्सपोजर टू केमिकल्स। चौथा, हमारा ना थ्रेशोल्ड भी थोड़ा कम हो गया है। प्लस एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि किसी भी महिला का कुछ भी इशू होता है, द आंसर इज आईवीएफ। उसका प्रॉब्लम कुछ भी हो, आंसर आईवीएफ होता है। जैसे एक पेशेंट थी मेरे पास, उनका मेरे क्लिनिक में आने का रीज़न था हेवी पीरियड्स, ज़्यादा पीरियड्स होते हेवी थे। पीरियड्स। ओके, ठीक है। उनको एडिनोमायोसिस था। ओके। बट उनको हर जगह से आंसर मिला, आप आईवीएफ करा लो। तो कितनी फनी चीज़ है ना। आईवीएफ का क्या इंडिकेशन है कि आप प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हैं। राइट, ठीक है, राइट। आप प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हैं और उसका कोई रीजन नहीं मिल रहा है, या रीजन था एग्स कम है, अब आईवीएफ कराना पड़ रहा है। ठीक है, आपको प्रॉब्लम पता है, लेकिन हम प्रॉब्लम ट्रीट नहीं करेंगे, हम आईवीएफ कर लेंगे। अब मुझे बताओ इसका लिंक क्या है? मुझे बड़ी कंफ्यूजिंग सिचुएशन है ये, राइट। बट इट इज अ वेरी कॉमन सिचुएशन। आई आस्क्ड द लेडी कि आप अपने माइक्रोवेव एब्लेशन कराओ, आपको सर्जरी की भी जरूरत नहीं है। माइक्रोवेव एब्लेशन ये क्या होता है? ये एक छोटा कैनुला होता है, हम यूट्रस के अंदर डालते हैं, उससे जो आसपास के, मैंने बताया था एडिनोमायोसिस, जहाँ पे यूट्रस में ब्लड जमा हो जाता है, जी, तो उसको वो बर्न आउट कर देता है। ओके। तो उसकी वजह से यूट्रस की जो लेयर जो थिक होती है वो कम हो जाती है। ओके। एंड यूट्रस ज़्यादा रिसेप्टिव होता है टू हैव प्रेगनेंसी। ओके। ये एक फर्टिलिटी प्रिजर्विंग टेक्निक है एडिनोमायोसिस। पुराने ज़माने में एडिनोमायोसिस का या तो रिसेक्शन करते थे या फिर हम यूट्रस ही निकाल देते थे। लेकिन दिस इज़ अ वेरी नोवेल टेक्निक। एक्सिजन अभी भी होता है एडिनोमायोसिस में, केसेस इट इज डन अकॉर्डिंग टू द केसेस। माइक्रोवेव एब्लेशन के अपने इंडिकेशंस हैं, रिसेक्शन के अपने इंडिकेशंस हैं। बट एडिनोमायोसिस है तो तुम आईवीएफ करा लो, कहाँ तक वो है। हाँ, अगर आपने अपना फर्टिलिटी के लिए आपने जो प्रॉब्लम्स थी वो क्योर कर ली है, एंड देन यू आर नॉट एबल टू कंसीव, then obviously IVF is a very good option for those who can't have kids. It's not about shaming IVF. It's a very much needed. It's part of our medical body. But then we are misusing IVF also. And we're delaying the diagnosis and the treatment of the patients. Right. Okay. IVF में ऐसा माना जाता है कि उसमें ऐसा कहते हैं, ये मिथ है कि फैक्ट है, मुझे पता नहीं है, कि IVF के थ्रू आप मन चाहा बच्चा ले सकते हो। कहने का मतलब ये आपको बेबी, आपको ये बॉय चाहिए कि गर्ल चाहिए, ऐसा पॉसिबल है? सर, ये इलीगल प्रैक्टिस है इंडिया में। इट इज़ इलीगल। यू कांट डिसाइड द सेक्स ऑफ द चाइल्ड। अब कहीं सेंटर्स में करते होंगे, आई डोंट नो अबाउट द सेंटर्स, बट इट इज़ एन इलीगल प्रैक्टिस। यू कांट डिसाइड द सेक्स ऑफ द चाइल्ड। लेकिन क्या उससे हो सकता है? अगर साइंस को क्या बोलती है? साइंस कहती है आप पता कर सकते हो कि सेक्स क्या है बच्चे का बिफोर इम्प्लांटेशन। पता कर सकते हो? पीजीडी बोलते हैं इसे। ओके। कई बार मैंने ऐसे भी देखा है, कहीं वो सेंटर्स में एक गुजरात के बहुत बड़े सेंटर्स हैं, मैंने उनसे पूछा कि अक्सर क्या करते हैं वो, जैसे कि एक आईवीएफ फेल हुआ, ठीक है, दूसरा, अब उनको पता है कि क्यों फेल हुआ, मान लीजिए स्पर्म में थोड़ा प्रॉब्लम है, हो नहीं पा रहा है, वो क्या करते थे, किसी दूसरे का स्पर्म लगा के उसमें और वो कंसीव करा देते थे without knowing, without the information of the patient. That is illegal, sir. Illegal. बोला कि बहुत सारा ऐसा होता है, इसीलिए बोलते हैं कि इसलिए आईवीएफ के जो केसेज है वो इतने अच्छे हैं, मतलब मोस्टली हो जाता है कंसीव। क्योंकि उससे पहले मैंने बहुत सेक्सोलॉजिस्ट के साथ भी मैंने पॉडकास्ट किया हुआ है, मोस्टली लोगों ने ये भी बोला है कि इंडिया में टेस्टोस्टेरोन डेफिशिएंसी सबसे ज़्यादा होने वाली है इंडिया में। जैसे हम डायबिटीज़ कैपिटल हो गए हैं, हमारे यहाँ पे ये क्या बोलते हैं, ये प्रोटीन डेफिसिट हम लोग है, ऐसी टेस्टोस्टेरोन भी है। तो फिर उसके बाद जब मैंने जो आईवीएफ वाले एक्सपर्ट थे उनसे बात किया कि जब ऐसा है तो फिर आप ये कैसे कर देते, कि हम नहीं करते, लेकिन जो मोस्टली जगह पे होता है हमें पता होता है, वहाँ पे लोग क्या करते हैं कि बिना अपने आप को कहने कि हमारे सेंटर ने अच्छा कंसीव किया है, वो जो अच्छा स्पर्म होता है उसको वहाँ पे इंड्यूस करके और वो
बट बोल ये देते मैल हैं। प्रैक्टिस है सर, मैल प्रैक्टिस विदाउट इंफॉर्मेशन ऑफ द पेशेंट, विदाउट पेशेंट नोइंग, डूइंग एनीथिंग टू द पेशेंट इज अ मैल प्रैक्टिस, शुड Okay. नॉट बी डन। ओके मैम, सैरोगेसी इंडिया में लीगल है? सर लीगल नहीं है, आपको एक कोर्ट के प्रोसीजर के थ्रू जाना पड़ता है टू आस्क द कोर्ट वेदर दे कैन हैव सरोगेसी और नॉट। मेडिकल बॉडी बैठती है, वो आपके इश्यूज डिस्कस करती है। अभी एक रिसेंटली बहुत बड़ी इन्फ्लुएंजा भी है, जी। उन्होंने सरोगेसी के थ्रू बेबी किया है एंड शी हैड अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन हर साइट जी। कि हाउ शी अल्टीमेटली चूज सरोगेसी जी। एंड व्हाट वाज द प्रोसीजर। ओके। तो सरोगेसी बैंड नहीं है, बट सरोगेसी तक जाने के लिए एक सर्टेन प्रोसीजर है जिससे हम किसी जो फीमेल्स को जो यूटिलाइज किया जा रहा था अननेसेसरली उस पर हॉल्ट कर सकें। बट किसी महिला को अगर सरोगेसी की एक्चुअल ज़रूरत है तो हम उसको एम्प्लॉय भी कर सकें, हम उसको दे भी सकें वो ऑप्शन। इसका एक लीगल प्रोसीडिंग है। कहाँ पे होता है, कैसे होता है? कोर्ट के थ्रू होता है सर, अब मेडिकल बॉडी बैठती है, वो डिसाइड करती है वेदर दे कैन हैव अ सरोगेसी और अगर किसी को जरूरत है वो कोर्ट में अपील कर सकते हैं कि मेरे को चाहिए थ्रू देयर आईवीएफ सेंटर। अच्छा, ऐसा होता है? आईवीएफ सेंटर ऐसे अवेलेबल नहीं कराते? नहीं, देखो अब इलीगली कुछ भी हो सकता है। हाँ। इफ यू वांट टू गो लीगल, पहले सरोगेसी के लिए कोई रूल्स नहीं थे, बट नाउ वी हैव रूल्स फॉर सरोगेसी। ओके। मेनोपॉज के बारे में बताइए मैम, मेनोपॉज क्या होता है? कि अक्सर बहुत लोगों से मैंने सुना है कि आजकल मेनोपॉज जो है बहुत अर्ली एज में होने लगे हैं, बहुत कम एज में महिलाओं के पीरियड सब पोज हो रहे हैं धीरे धीरे। क्यों, उसके पीछे क्या रीजन है? सर वही ना, हॉर्मोन्स। हम जो है महिलाएं जो हैं इतने हॉर्मोन्स ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव साइकिल्स ले लेती हैं, उसकी वजह से जो एग्स हैं या जो ओवरीज हैं जी। वो अफेक्ट हो जाती है। दूसरा स्ट्रेस, तीसरा लाइफस्टाइल। स्ट्रेस ज़्यादा हर जगह स्ट्रेस मुझे लगता है इंक्लूड है। तीसरा लाइफस्टाइल, ठीक है, रेडिएशन एक्सपोजर। अच्छा, ओके। ठीक है, एंड देन समटाइम्स की फीमेल्स को जैसे आईवीएफ कराना पड़ जाता है, तो मल्टीपल साइकिल्स इंड्यूस होने की वजह से अब एग्स तो सीमित है, तो जल्दी मेनोपॉज हो जाता है। ओके। क्या प्रॉब्लम आ सकती है आफ्टर मेनोपॉज किसी महिला को? सी देखिए सर, मेनोपॉज के बाद आपके ओवरीज से हार्मोन्स होने, प्रोडक्शन बंद हो गए, पीरियड्स बंद हो गए। तो जब आपके हार्मोन्स बंद हो जाते हैं तो फीमेल्स में हार्मोन्स की वजह से ना लिपिड, मतलब कोलेस्ट्रॉल का जो मेटाबॉलिज्म है, ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म है, ठीक है, वो सब थ्रू हार्मोन्स होता है। जी। ठीक है, ठीक है। तो जब वो अफेक्ट हो जाते हैं तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ना शुरू हो जाएगा। कैल्शियम जो होता है हड्डियों में जमना बंद हो जाता है। ओके। कैल्शियम कम हो जाता है, हड्डियां वीक होने लग जाती हैं। ओके। मूड चेंजेस हो जाते हैं, रात को सोया नहीं जाता, इरिटेबिलिटी रहती है पूरा दिन। थायराइड पे भी चेंजेस आते हैं। ठीक है, ब्रेस्ट पे भी, क्योंकि मेनोपॉज हो गया है, हार्मोन्स अफेक्ट हो गए हैं, तो ब्रेस्ट में भी चेंजेस आ सकते हैं। ओके। ठीक है, लिवर पे भी अफेक्ट हो सकता है, बिकॉज ऑफ ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म भी अफेक्ट होता है। जी जी। ओके। तो मल्टीपल चीज़ें होती हैं, इसीलिए मेनोपॉज का एक सर्टेन सेट ऑफ इन्वेस्टिगेशंस हैं जो हम कराते हैं और वो हम रूटीनली चेकअप करते हैं। क्योंकि मेनोपॉज के बाद थायराइड इश्यूज होना, कोलेस्ट्रॉल इश्यूज होना, बोन इश्यूज होना बहुत नॉर्मल है। ऐसी महिलाओं को आप क्या टेस्ट एडवाइज करेंगे कि जो इस तरह की परेशानियां महिलाओं में हो रही है, उनको रेगुलर बेस पे कौन कौन से टेस्ट अक्सर आपने कराने चाहिए? देखिए, जो पेशेंट्स हैं उनको अपना एनुअल चेकअप के में सीबीसी, एलएफटी, केएफटी, यूरिन रूटीन, यूरिन कल्चर, ठीक है, थायराइड, HbA1c, विटामिन डी लेवल्स, विटामिन B12 लेवल्स, फेरिटिन लेवल्स एंड आयरन लेवल्स। ठीक है। एंड देन इफ पेशेंट हैव हार्मोनल इश्यूज, तो अपने हार्मोनल में डे 2 ऑफ योर पीरियड्स आपको फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन दैट इज FSH, LH, प्रोलैक्टिन एंड टोटल टेस्टोस्टेरोन लेवल्स, ये सब चेक कराना, ये सारे चेक कराने चाहिए। आपको एनुअल अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए, ओके, पेल्विस का, प्लस ब्रेस्ट एंड थायराइड अल्ट्रासाउंड हर 3 साल में होना चाहिए, ओके, फीमेल का। थर्ड, पैप्समियर। क्या होता है? पैप्समियर, ये क्या होता है? ये एक सर्विक्स, यूट्रस की जो एक पार्ट होती है जी, ये एक ओपीडी प्रोसीजर है, उसका एक पैप्समियर होना चाहिए। अगर आप 21 साल से ऊपर हैं, आप सेक्सुअली एक्टिव हैं, तो एक पैप्समियर ज़रूर होना चाहिए पेशेंट का, कि टू लुक आउट कि कोई इशू तो नहीं है। ओके। अक्सर इशू आजकल एक प्राइम मिनिस्टर जी ने एक
आई थिंक पार्लियामेंट में भी बोला था, सर्वाइकल कैंसर के बारे में बोला था महिलाओं के कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ये वैक्सीन लगवाएंगे। सर्वाइकल कैंसर अचानक से वैक्सीन फ्री अलाउ हो जाना, इसके पीछे ये है कि कुछ ना कुछ चीज़ें बढ़ रही है, कुछ ना कुछ चीज़ें बढ़ नहीं रही सर, डिटेक्ट हो रही है। जी, बढ़ नहीं रही। पहले सर्वाइकल कैंसर की कोई गवर्नमेंट वैक्सीनेशन शेड्यूल नहीं था, प्राइवेटली लोग लगा रहे थे, बट इट वॉज नॉट बीइंग एंडोर्स्ड बाय गवर्नमेंट। आवर प्राइम मिनिस्टर एंडोर्स्ड इट एंड इट हेल्प्ड, क्योंकि पेशेंट्स को अब लगने लगा कि जो वैक्सीनेशन हमारा प्रधानमंत्री बता रहा है वो जरूरी होगा ना लगवाना। राइट। तो पेशेंट्स नाउ आर कमिंग टू द क्लिनिक एंड गेटिंग वैक्सीनेशन डन। वैक्सीनेशन से द रिडक्शन इज टू हाई। सर्वाइकल कैंसर का इंसिडेंस का रिडक्शन बहुत ज़्यादा हो गया विद वैक्सीनेशन। ये कितने साल की उम्र में सर्वाइकल कैंसर हो सकता है वैसे बच्चियों को? सर सर्वाइकल कैंसर के ना अपने अपने डिफरेंट रीजंस होते हैं। यूजुअली सेक्सुअली एक्टिव महिलाओं को ही होते हैं। अच्छा। तो बच्चों को होना बहुत मुश्किल है, ठीक है। और 9 से 11 साल की उम्र में हम वैक्सीनेशन लगा देते हैं। तो सेक्सुअली एक्टिव होने से पहले वैक्सीनेशन लग जाए वो बेस्ट होता है। क्या सिम्टम्स कुछ इसके हो सकते हैं ऐसे जो बता सकेगी? डिस्चार्ज, ओके, इरेगुलर ब्लीडिंग, ओके, पेनफुल क्वाइटस विद द हस्बैंड, ओके, ठीक है, या जस्ट क्वाइटस के बाद एकदम से ब्लीडिंग हो जाना, पेल्विक पेन रहना हमेशा या कभी कभी जी ज़्यादा हो जाना। प्रीडोमिनेंटली तो डिस्चार्ज और इरेगुलर ब्लीडिंग ही इसके कॉज होते हैं, इसके सिम्टम्स होते हैं। ओके, तो इसको लगवाने के लिए 9 से 11 साल की उम्र में हम लगा देते हैं। उसमें सिर्फ 2 डोजेज ही लगती हैं। अगर सपोजिटली कोई पेशेंट हमारे पास आता है 26 साल का, 24 साल का, तब भी हम डिनाई नहीं करते, लेकिन उसमें हम 3 डोजेज लगाते हैं। ओके, तो हर बच्चों को ये लगाना ही लगाना चाहिए, लगाना ही लगाना चाहिए। इनफैक्ट तो आई एंडोर्स इट फॉर द मेल चाइल्ड ऑल्सो, है मेल्स ऑल्सो, बिकॉज HPV वैक्सीनेशन है ये। दिस इज नॉट अ सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन, इट इज HPV वैक्सीनेशन। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है जी, जो मेल और फीमेल्स दोनों को अफेक्ट करता है। मर्दों में क्या अफेक्ट करेगा? वॉट्स आ सकते हैं, पिनाइल कैंसर्स। अच्छा, यस, तो मेल्स को भी लगाना चाहिए। पहली बार एक्चुअली मैं सुन रहा हूँ कि HPV जो है, क्योंकि हमने इस वैक्सीनेशन का नाम सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन हाँ रख दिया, बिल्कुल बिल्कुल, बिकॉज इट इज नॉट सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन, HPV वैक्सीनेशन है। HPV कॉजेज सर्वाइकल कैंसर, ओके, तो इसीलिए हमने उसको सर्वाइकल कैंसर बोल दिया। लेकिन हमें अपने बच्चों को में लड़का और लड़की दोनों को लगवाना चाहिए HPV। ओके, तो मैम उन लड़कियों को जो फिलहाल एक प्रोफेशनल वे में काम कर रही है, प्रोफेशनली कॉर्पोरेट में काम कर रही है, ठीक है, जिनका एक ईटिंग हैबिट भी आप तो वो जानती है, और जिनके जो रिलेशनशिप है वो भी अच्छे नहीं है, ठीक है, उन महिलाओं को एज ए गायनोकोलॉजिस्ट आप क्या सजेस्ट करना चाहती है कि अगर आप एक 32 या 33 में आपको लगता है कि आप कंसीव करना है, आपको शादी करके जो है बच्चा पैदा करना है, तो किन किन चीज़ों को जो अक्सर वो यूज़ करती है उनको छोड़ देना चाहिए, क्या हैबिट्स है उनको हटा देना चाहिए? पहला तो आप अपनी ज़िंदगी को रीसेट करो, टाइम पे सो, टाइम पे उठो, स्क्रीन टाइम कम करो, स्पेशली सोने से पहले और उठने के बाद 1-2 घंटा स्क्रीन बंद। देखो कोई कुछ तो काम ही स्क्रीन से होता है, उसको हम अनअवॉइडेबल कहेंगे, बट वो जो लेटे लेटे जो रीलें चलती है वो, ठीक है। थर्ड, अपना फुल बॉडी चेकअप कराओ, विटामिन B12, D लेवल्स, फेरेटिन लेवल्स सब एक्यूरेट करो। ओके। फोर्थ, अपनी बॉडी में आप जो इनटेक ले रहे हो, बी माइंडफुल ऑफ इट। मैं ये नहीं कहती हमारी ज़िंदगी में आप फ्रेंड्स के साथ जाओगे तो बाहर का खाओगे, बट अगर वो हफ्ते में 5 बार हो रहा है तो वो गलत है। या आपके हाथ में एक बहुत बड़ा शुगरी ड्रिंक का एक कप रह रहा है तो वो गलत है, ठीक है। आपको अपना माइंडफुल रहना है कि वट एवर यू आर हैविंग शुड नॉट अफेक्ट योर बॉडी। एल्कोहल, इट इज़ नेवर नॉर्मल। एल्कोहल, सिगरेट, ऑलरेडी हमारा जो AQI है वो इतना ज़बरदस्त है, एंड प्लस एल्कोहल एंड सिगरेट विल एड ऑन टू योर प्रॉब्लम्स। राइट। और क्या हो सकता है मैम? 7th, आई थिंक डी स्ट्रेसिंग सबसे डिफिकल्ट पार्ट है ये, आई थिंक लाइफस्टाइल का, डी स्ट्रेसिंग। वो आपको आपके मेथड्स आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। आपको डी स्ट्रेसिंग आपको गाने सुनने से होता है, आपको डांस से होता है, आपको जुम्बा से होता है, आपको जिम से होता है, आपको कुछ अच्छी किताब पढ़ के होता है, अच्छी मूवी देख के होता है। बट डी स्ट्रेस, देयर आर मल्टीपल थिंग्स इन लाइफ विच यू कैन थिंक अबाउट, राइट, बट देयर इज ओनली वन लाइफ।
अपनी लाइफ में एक टाइम आता है जब हेल्थ प्रायोरिटी पे रख के अपनी ज़िंदगी को रीसेट कर लेना चाहिए। ओके, तो हम ऐसे लोग जो इस तरह की बीमारियों से या इस तरह की प्रॉब्लम से जो है जूझ रहे हैं, अगर वो मेगा मैम से मिलना चाहते हैं, मेगा मैम से अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, तो क्या एक पॉइंट ऑफ कनेक्ट हो सकता है जैसे कि आपसे मिल सके, आपसे अपॉइंटमेंट ले सके? I am regular with Apollo Spectra Hospital. ओके I sit on all the days. ओके Plus, I have my own clinic also ओके in Paschim Vihar. They can come to me there also. ओके So, 11 to 6, I'm all available to the patients. Plus, I have my Instagram channel also. ओके If somebody wants to DM me, wants to know the things, want to do an online consultation, ओके। I'm always available. इंस्टाग्राम चैनल किस नाम से है? Viram Women Wellness Hub. विराम Viram वुमन। Wellness Hub. ओके, सो थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ख़ास करके एंडोमेट्रोसिस के बारे में जो लोग अक्सर नहीं जानते, और ये एक नई तरह की अब होने वाला है कि आने वाले दिनों में सबको ये जो है जानकारी अब पहुंचने लगेगी। और अगर आप भी एक महिला है, आपको भी लगता है जैसा कि मैम ने बताया कि बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स आने लगते हैं, पेन रेगुलर आपको रहने लगता है, ब्लीडिंग आपको हैवी होती है, ड्यूरिंग सेक्स आपको बहुत पेन होता है जो कि होना नहीं चाहिए, और फिर भी हो रहा है, तो समझिए कि कुछ ना कुछ आपको एक ऐसी सीरियस बीमारी है जो शायद आपको पता नहीं है। और आप ये मत सोचिए कि मेरी शादी होने वाली है, ये मत सोचिए कि इन फ्यूचर बच्चे करेंगे उसके बाद देखा जाएगा, क्योंकि ये पेन बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है अकॉर्डिंग टू मैम, जैसा कि मैम ने बताया। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपका भी कोई कंसर्न है मैम से, तो आप मैम के इंस्टाग्राम चैनल पे जाके पूछ सकते हैं, या इस वीडियो के कमेंट में भी आप लिखकर मैम से वो सवाल पूछ सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।